गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 8वीं क्लास में आज हम लोग सिंथेसिस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होमोफोन्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 10 टॉपिक के आधार पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो भैया आपका सिंथेसिस भी कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 7 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 8वीं क्लास है और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको जो है आज की क्लास का आपको जो है सभी चैनल की क्लास का टाइमिंग पता होगा। तो इसलिए आप यूट्यूब को जो ये तीनों चैनल दिए गए हैं सभी चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज जो है आपको सभी चैनल पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम का एक पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके, तो आप यहां से जुड़ जाएंगे तो आपको लिंक वहां पर मिल जाता है। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सिंथेसिस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। इसे आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो भैया पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो भैया सिंथेसिस होता है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना होता है। अब वाक्य कौन सा बनाना होता है? तो भैया वाक्य सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मेन वर्ब होनी चाहिए। ये सिंपल सब्जेक्ट की पहचान हो गई। और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है? आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनता है। तो भैया ये बेसिक चीजें हो गई जो आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं पहले वाक्य पर। यहां पर देखिए आपके सामने पहला वाक्य है, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। मैंने अपनी पेन को पाया, यह खो चुकी थी। तो भैया पेन की विशेषता क्या है कि वह खो चुकी थी ना। पेन क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी ना। तो पेन की विशेषता क्या हो गई? लॉस्ट हो गया। तो भैया और लास्ट किस फॉर्म में यूज किया गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। तो क्या यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए और उसका एडजेक्टिव की तरह आप प्रयोग कर लें, तब आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने लास्ट को जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं। तो कैसे बना देंगे? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन कर देंगे, मैंने अपनी खोई हुई पेन को पाया। तो यहां पर लॉस्ट आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगा और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मींस आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर देखिए हमने नीचे लिख भी दिए हुए हैं, पास्ट पार्टिसिपल बाय यूजिंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव। मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके, एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हमने यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने आपको तीनों चीजों के बारे में बताए हुए थे ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बताए थे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बताए थे और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बताए हुए थे। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सारी चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाक्य पे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा वाक्य है, ही टुक अ नाइफ। उसने एक चाकू निकाला। He wanted to kill the hen, वह मुर्गी को मारना चाहता
था। तो भैया उसने चाकू निकाला और मुर्गी को मारना चाहता था। तो क्या यहां पर हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, ही टुक अ नाइफ टू किल दी हेन। उसने एक चाकू निकाला मुर्गी को मारने के लिए। तो सिंपल से हमने यहां पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर दिए। और इंफिनिटिव टू का प्रयोग कैसे हो गया? ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू निकाला, टू किल दी हेन मींस मुर्गी को मारने के लिए। आपका वाक्य देखिए पूरा हो गया है ना। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया ना, ऊपर दो सब्जेक्ट दो वर्ब था, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया और आपका काम भी पूरा हो गया। ठीक है, आपने इसमें किसका प्रयोग कर दिए? जो है इंफिनिटिव टू का प्रयोग आपने यहां पर करके बना दिए। तो ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू निकाला, टू किल दी हेन मींस मुर्गी को मारने के लिए। तो आप इस तरह से दोनों वाक्यों का पहले अर्थ मिला लेंगे और अर्थ के अकॉर्डिंग जहां पर जो भी वाक्य से आपका बन जाए, जो भी शब्द से बन जाए, चाहे वो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो, चाहे वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इंफिनिटिव टू हो, कुछ भी हो, जिससे भी बन रहा होगा हम जो है उससे क्या कर देंगे? बना देंगे। तो यहां पर आपका किससे बना? इंफिनिटिव टू से। आपने इसे सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाक्य पे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा वाक्य क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा वाक्य है, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। सी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा क्या कर दी गई थी? उनकी हत्या कर दी गई थी, मींस मार दिया गया था। तो भैया यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आपने एक नाम सुना होगा, जो है फ्रेज इन अपोजिशन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, फ्रेज इन अपोजिशन या फिर नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन करके आपने नाम सुना होगा। इसका काम क्या होता है कि जैसे यहां पर देखिए इंदिरा गांधी के बाद हमने क्या लिख दी हुई? आवर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी क्या है? हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भैया इंदिरा गांधी ही हमारी प्राइम मिनिस्टर है ना। तो दो इसमें जो अलग अलग चीजें दिए हुए थे, पहला वाक्य जो दिया गया था इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, जो एक वाक्य में आपका पूरा कर दिया गया था, हमने उसे कर दिया इंदिरा गांधी कामा आवर प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर जो नाउन का फ्रेज था आवर प्राइम मिनिस्टर, हमने इससे जो है कामा लगा करके लिख दिए। तो अब आपका वही मतलब है कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री। अब उसके बाद आगे देखिए, वाज सॉर्टेड बाय सिक्योरिटी गार्ड। तो यहां पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया ना। तो आपका सिंपल से इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर जो आपने लिखा, ये आपका नाउन था और नाउन फ्रेज के रूप में है। तो इसलिए कहते हैं नाउन का ये फ्रेज इन अपोजिशन है। अपोजिशन मींस पास में कर देना। इंदिरा गांधी के पास में आपने जो है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कर दिए ना, आवर प्राइम मिनिस्टर कर दिए ना। और इसे आप जो करोगे, दोनों को जो है कामा के बीच में करोगे। जैसे इंदिरा गांधी के बाद भी हमने कामा लगाया और आवर प्राइम मिनिस्टर के बाद भी हमने कामा लगाया। तो मींस जो आप जो है फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करोगे और जो है वो दोनों कामा के बीच में ही बंद होगा, मतलब दोनों तरफ से कामा लगा होगा। तो यही होता है आपका फ्रेज इन अपोजिशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप जो है समझ गए होंगे कि फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, आपका ए हो गया, तीसरा वाक्य हो गया। आगे बढ़ते देखिए, नीचे हमने लिखे हुए हैं बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। आगे देखिए आपका चौथा वाक्य क्या है। चौथा वाक्य आपके सामने है, अ बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। दी बॉय वॉज ब्लाइंड, और वह लड़का कैसा था? अंधा था। तो भैया एक लड़का हमारे ऑफिस में आया और वह कैसा था? अंधा था। इसे आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। आगे इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखा हो गया सिंपल सेंटेंस, तो इसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपका बॉय की विशेषता क्या है कि वह अंधा था ना। लड़का कैसा था? अंधा था। तो यहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए। तो आप जो है ब्लाइंड को बॉय के पहले ला दीजिए। तो कैसे कर देंगे? अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, मींस एक अंधा लड़का हमारे ऑफिस में आया। तो यहां पर आपने किसका प्रयोग कर दिए? एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिए। और वहां पर जो आपने पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किए थे, लेकिन यहां पर नॉर्मली एडजेक्टिव की तरह आपने प्रयोग कर दिए, एडजेक्टिव का आपने प्रयोग कर दिया। तो आपका क्या हो गया? अ ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस। तो इसमें थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेप्ट बनाना होता है कि समझना होता है कि आप कहां पर किसका प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाक्य भी हो गया। बढ़ते हैं पांचवें वाक्य की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा वाक्य है, साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो भैया ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो भैया इसके लिए हमने आपको बताए हुए हैं इंफिनिटिव टू और एडवर्ब टू का प्रयोग बताए हुए हैं ना, जिसे कहते हैं टू टू का प्रयोग।
टू टू का प्रयोग हमने बताए थे ना कि पहले आप एडवर्ब टू का प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद जो है आप टू का प्रयोग करोगे, मींस इंफिनिटिव टू का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली, मींस साधना इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकती है, सही ढंग से चल नहीं सकती है। तो आपका काम हो गया। तो यहां पर आपने टू टू का प्रयोग किया, और जब टू टू का प्रयोग कर दोगे, मींस पहले एडवर्ब टू फिर उसके बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर दोगे, तो नेगेटिव सेंस दिखाता है, वहां पर अर्थ जो आता है नेगेटिव अर्थ आता है, पॉजिटिव अर्थ नहीं आता है। तो यहां पर है सी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, वह सही ढंग से नहीं चल सकती है ना, तो आपका नेगेटिव अर्थ आ रहा था ना, तो इसलिए हमने यहां पर एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर दिए। तो आपका क्या हो गया, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली, और ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं पांचवें छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, ये भी यूपी बोर्ड 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट दी गीतांजलि। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो भैया इसमें भी आप जो है नाउन इन अ पोजीशन का प्रयोग कर दीजिए, या फिर फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, टैगोर अ ग्रेट पोएट, तो भैया टैगोर क्या है, अ ग्रेट पोएट है ना, तो कामा लगा के आपने लिख दिया टैगोर अ ग्रेट पोएट, उसके बाद फिर आपने कामा लगाया, फिर उसके बाद लिख दीजिए रोट दी गीतांजलि, इन्होंने ही गीतांजलि को लिखा। तो भैया अर्थ क्लियर आपका हो गया ना। तो टैगोर अ ग्रेट पोएट रोट दी गीतांजलि, यहां पर आपने किसका प्रयोग किया, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया, और आपका वाक्य जो है सेपरेट से कंबाइंड में चेंज हो गया, मीन सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। तो ये आपका जो है छठा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। अभी तक 6 प्रश्नों में हमने आपको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन बता दिए। अब आगे चलते हैं प्यारे, आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां पर देखिए आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने हैं। तो आपके सामने पहला वाक्य है, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। तो इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। और कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपको जो है इसमें किसका प्रयोग करना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। अगर आप इस चीज को समझ गए कि आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना है, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बात आती है कि सर जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो भैया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपके बहुत सारे कंजंक्शन आते हैं, लेकिन जो मुख्य कंजंक्शन होता है फैन वॉइस करके होता है। फैन वॉइस का हमने जो है आपको पूरा फुल फॉर्म बताए थे। फैन एफ फॉर जो है हो जाएगा फार, ओ फॉर आर हो जाएगा, एन फॉर नार हो जाएगा, फैन वॉइस बी फॉर बट हो जाएगा, ओ फॉर आर हो जाएगा, वाई फॉर इट हो जाएगा, और फैन बॉयज हो तो गया आपका, हो गया ठीक है। तो इस तरह से आपकी हो जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर के ओवरऑल आपको कंजंक्शन बता देते हैं, जो कंजंक्शन इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया, एल्स हो गया, अदरवाइज हो गया, बट हो गया, इट हो गया, स्टिल हो गया, नेवरथलेस हो गया, फार हो गया, सो हो गया। तो ये सभी कंजंक्शन आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में प्रयोग करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में किस किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो भैया यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना है, तो यहां पर बताइए एट का प्रयोग हो जाएगा कि नहीं। आप बट लगा सकते हैं या एट, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मींस ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, या फिर ही इज पुअर एट ऑनेस्ट कर दो, कुछ भी आप कर दो। वह गरीब है फिर भी जो ईमानदार है, तो आप क्या कर दोगे, ठीक है, लेकिन ईमानदार है, तो क्या कर दो कि एट कर दो या बट कर दो, दोनों आपका सही है, क्योंकि एट और बट दोनों क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिए हुए हैं, एट का प्रयोग किए हुए हैं। ही इज पुअर एट ऑनेस्ट, मींस वह जो है गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो इसलिए एट ऑनेस्ट कर दिए। यहां पर देखिए नीचे लिखे हुए हैं, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन, हमने आपको कंजंक्शन में बताए हुए हैं कि कौन कौन से कंजंक्शन आपके होते हैं। तो यहां पर किस कंजंक्शन का प्रयोग किए हैं, विरोध दिखा रहा था, तो इसलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार की कौन कौन से, पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो जोड़ बताता है, दूसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है जो आपका जो है ऑप्शन दिखाता है, मींस विकल्प दिखाता है, तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है जो विरोध दिखाता है, और जो है चौथा आपका इलेटिव कंजंक्शन होता है जो परिणाम दिखाता है, मींस रिजल्ट दिखाता है। तो भैया ये 4 कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। और देखिए ये 8वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है
क्या आया हुआ था, दाउ ही इज पुअर ही इज हैप्पी, इसे आपको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। अभी ये वाक्य किस में है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। दाउ का प्रयोग और आल्दो का प्रयोग ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो भैया अभी आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, इसे आपको कंपाउंड में चेंज करने हैं। तो कंपाउंड में आप किसका प्रयोग कर देंगे, एट का प्रयोग कर देंगे या बट का प्रयोग कर देंगे। ऊपर है कि दाउ ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ही इज हैप्पी, फिर भी वह हैप्पी है, प्रश्न है तो सिंपल से कर देंगे ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, मींस वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, खुश है। तो हमने यहां पर जो है विरोध दिखाने के लिए, एडवर्सिटी मींस विरोध दिखाने के लिए ऊपर भी विरोध दिखाई दिया जा रहा था लेकिन जो है दाऊ के माध्यम से। अब यहां पर जो है हम एट और बट के माध्यम से विरोध दिखा सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी या फिर एट ही इज हैप्पी। तो नीचे हमने देखिए लिख दिए हुए हैं बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन। आपको इससे नीचे वाले को बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना होगा, केवल हमने आपको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन के रूप में हमने लिखा दिए हुए हैं। ठीक है, तो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, तो ये आपका 8वां भी वाक्य क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 9वें की तरफ। एक बार सभी प्यारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका नवा प्रश्न है, एबी यूपी बोर्ड 2022 से पूछा गया प्रश्न है। क्या है, दी थीफ वाज पनिश्ड मींस चोर को दंडित किया गया, दी थीफ वाज फाइंड और चोर को क्या किया गया, फाइन मींस उस पे जुर्माना भी लगाया गया। तो भैया यहां पर चोर को दंडित भी किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। और के लिए आप किसका, एंड का प्रयोग कर देंगे ना, एंड मींस आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग हो जाएगा। तो उसमें आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन में जो एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमने लिखे हुए हैं द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, मींस उसके साथ में उसे जो है फाइन भी किया गया, मींस जुर्माना भी लगाया गया। यहां पर एज वेल एज की जगह आप एंड का भी प्रयोग कर सकते थे। एंड भी आपका जो है कौन सा कंजक्शन होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन मींस कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड या फिर एंड फाइंड। तो ये आपका हो जाएगा। नीचे देखिए हमने लिखे हुए हैं बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन मींस क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। तो भैया ये आपके सामने 9वां वाक्य हो गया और ये यूपी बोर्ड 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे सिंथेसिस पढ़े होंगे, उन बच्चों को एकदम हलवा लग रहा होगा। उन्हीं को बच्चों को दिक्कत हो रही होगी जो एकदम से नहीं पढ़े हैं, उन्हीं को जो है समझ नहीं आ रहा होगा सर कौन सा नियम बता रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्यूमुलेटिव क्या होता है, जो चिल्ला रहे हैं क्यूमुलेटिव एडवर्सेटिव फलाना ढिमकाना वाला। तो भैया उन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रही होगी जो एकदम नहीं पढ़े थे, एकदम जो है आप भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़े थे, या फिर कौनो और मैटर किसी का चल रहा था, या फिर क्लसिया में पिछवा बैठ के ताड़ाताड़ी कर रहे थे, उन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, या फिर कुछ गुंडागर्दी भी करते हैं, कुछ नेता भी बनने लगते हैं, उन्हीं बच्चा लोग को दिक्कत हो रही होगी। तो भैया इसलिए जो है थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर आप जो है अगर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी क्लास को अटेंड करे होंगे तो फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो बन ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, मेक हॉस्ट वी सेल मिस द ट्रेन। ये भी आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव कंजक्शन का यहां पर प्रयोग होगा। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, मेक हॉस्ट जल्दी करो, वी सेल मिस द ट्रेन नहीं तो हम जो है ट्रेन को मिस कर देंगे। आप यहां पर अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर और का प्रयोग कर सकते हैं। ओ आर आपका जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहां पर किसका प्रयोग किए हुए हैं, मेक हॉस्ट आर वी सेल मिस द ट्रेन। आर का अर्थ यहां पर अन्यथा भी होता है। ठीक है, अदरवाइज आप लगाओ या फिर आर लगाओ। यहां पर अदरवाइज करते क्या हो जाता है, मेक हॉस्ट अदरवाइज वी सेल मिस दी ट्रेन। तो आप अदरवाइज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपका जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, विकल्प दिखाने के लिए होते हैं। तो भैया विकल्प है कि आप जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस कर दो, तो दोनों में आपके पास एक ही विकल्प है। ठीक है, तो आपकी क्या करो, ये आपका मेक हॉस्ट आर वी सेल मिस दी ट्रेन हो जाएगा, मींस आपने अदरवाइज आर का प्रयोग कर दिए। देखिए हमने नीचे लिखे हुए हैं बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। तो भैया ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5 प्रश्न आपका होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आधार पर। अभी तो आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आधार पर जो है प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो यहां पर देखिए आपको चेंज करना है अब जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आपका वाक्य आपके सामने आ गया है, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन दी रोड। हमने एक कुत्ते को देखा और कुत्ता कहां पर लेटा हुआ था, रोड पर लेटा हुआ था। तो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्यारे आपने एक पढ़ा हुआ था एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। आपने पढ़ा नाउन
जो है ये पहले समझ जाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है? नाउन क्लास के माध्यम से बनता है, एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से बनता है और इसके साथ साथ एडवर्ब क्लास के माध्यम से बनता है। और इसमें आप मुख्य बात ध्यान दोगे, इसमें आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करोगे। अब जो है दिमाग में आपका आएगा कि सर जी सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? तो भैया सबऑर्डिनेट कंजक्शन की संख्या बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को छोड़ करके सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होते हैं। अब कुछ आपको जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन बताते हैं, जैसे व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, एज सून एज हो गया, बिफोर हो गया, नो सूनर देन हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया, बिकॉज हो गया, एज सिंस हो गया, दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया, लेस्ट हो गया, एज हो गया, सो एज हो गया, देन हो गया, आल्दो हो गया, दो हो गया, इवन इफ हो गया, हाउ ईवर हो गया। और जितने भी आपके प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, मींस प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, सभी आपके प्रश्न सूचक शब्द हो गए, इफ हो गया, अनलेस हो गया, इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबसे बड़ी जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सभी क्वेश्चन वर्ड आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होते हैं। तो अब यहां पर हमने देखिए आपका एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किए हुए हैं, आई सॉ अ डॉग व्हिच वाज लाइंग ऑन द रोड। विच का हमने प्रयोग किए कुत्ते के लिए, मींस जानवर के लिए, और आप निर्जीव जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग करते हैं ना, तो हमने विच का प्रयोग कर दिए। और ये विच के बाद आपका किसकी विशेषता, विच जो है एडजेक्टिव क्लास कैसे हुआ? क्योंकि जो है डॉग की विशेषता बता रहा है, विच वाज लाइंग ऑन द रोड, जो है रोड पर लेटा हुआ था, तो विच वाज लाइंग ऑन द रोड क्या बताया? विशेषता बताया ना, और वाक्यों के जो है शब्दों के समूह के रूप में बताया हुआ है, तो इसलिए क्लास लग गया। तो विशेषता बता रहा था एडजेक्टिव, और जो है कई शब्दों में बताया, तो इसलिए क्लास, एडजेक्टिव क्लास। तो आपने सिंपल से यहां पर किसका प्रयोग कर दिए? एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आपने इसे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिए। और पहचान कैसे हुई? क्योंकि आपने विच का प्रयोग किए हुए हैं, और विच आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो जाहिर सी बात है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। बस आप जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यही ध्यान देंगे, कंपाउंड में आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन, किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके आपको बना देना है, और कॉम्प्लेक्स में आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बना देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका 12वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ही इज वीक आई शैल टीच हिम। ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो भैया जो है वह कमजोर है इसलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा ना, तो बिकॉज का आप यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आपका क्या होता है? ये आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो कर दीजिए आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, मींस मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। तो भैया बिकॉज आपका कौन सा कंजक्शन होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो आपने यहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन बिकॉज का प्रयोग कर दी कारण बताने के लिए। ठीक है, तो आपका हो गया। तो आपका ने क्या कर दिया? आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। ठीक है, आगे जो है अब ये देखते हैं 12वें पे, देखते हैं 12वां आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कौन सा वाक्य है, ध्यान से देखते हैं। और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, 12वां नहीं 13वां। ठीक है, 12वां तो हो गया, 13वें पे चलते हैं। जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, बस 5-7 मिनट की क्लास और बची हुई है, उसके बाद आपकी शाम को क्लास होगी मेन चैनल पे। ये तो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे आप क्लास देख रहे हो, अगली क्लास आपकी मेन चैनल पे शाम 4 बजे होगी। ठीक है, आपके सामने वाक्य है, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। इसे आपको चेंज करना है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने एडवर्ब जो है एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सीखे हुए हैं सो दैट का प्रयोग। तो सो दैट आपका लगा दो, तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो भैया सिंपल से आपने सो दैट का यहां पर प्रयोग कर दिए, और सो दैट आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आपने क्या कर दिया? ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। ये तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि जो है कहां सो दैट लग जा रहा है। ये सारी चीजें कहां कैसे आपको जो है पता चलेंगी? जब आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन सभी पता होंगे कि नहीं कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, तब आप जो है उसका प्रयोग कर ले जाओगे। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही नहीं पता होगा आपको, तो आप जो है करना मुश्किल हो जाएगा। इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर किसी में चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को तैयार करने होंगे। तो यहां पर हमने कर दिए, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, और एबी यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए एबी यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? सी इज रीच, सी इज रीच, वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन प्रसन्न नहीं है। तो भैया जो है अगर आपका ए जो है रहा होगा कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना होता, तो सी इज रीच बट सी इज नॉट हैप्पी कर देते, तो आपका चेंज हो जाता बट का प्रयोग करके। लेकिन यहां पर आपको बट नहीं लगाने हैं, क्योंकि वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, और कॉम्प्लेक्स में विरोध दिखाने के लिए आप दाऊ और आल्दो का प्रयोग करते हैं। तो आप दाऊ का प्रयोग कर दीजिए या आल्दो का प्रयोग कर दीजिए। तो यहां पर देखिए हमने दो का प्रयोग किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? दाऊ सी इज रीच
कामा सी इज नॉट हैप्पी, और यहाँ पर कामा का अर्थ होता है लेकिन फिर भी होता है, तो यद्यपि जो है वह धनी है फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। तो हो गया आपका दाऊ सी इज रीच सी इज नॉट हैप्पी, तो दाऊ का प्रयोग क्या दिखाने के लिए करते हैं, विरोध दिखाने के लिए एडवर्स के रूप में करते हैं। तो आपका हो गया 14वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 15वीं प्रश्न की तरफ, और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, सीता इज ब्यूटीफुल सल्ला इज इक्वली ब्यूटीफुल, मींस सीता सुंदर है और सल्ला भी उसके समान ही क्या है, सुंदर है। तो समान मींस आपका क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है। कंपैरिजन के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एज का प्रयोग करोगे, ठीक है, एज का, एज वेल एज नहीं, एज वेल एज आपका जो है बना देगा, सिंपल सेंटेंस बना देगा, क्योंकि एज वेल एज का प्रयोग हमने सिंपल सेंटेंस में बताए हुए हैं आपको। यहां पर एज का प्रयोग करेंगे, एज आपका कंपैरिजन दिखाने के लिए ए आपका क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सल्ला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज हो जाएगा, सिंपल से आपने कर दिया, सल्ला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, और ये यूपी बोर्ड 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया आज की एक क्लास हो गई, और इस क्लास पे हमने आपको 15 इंपॉर्टेंट आपको सिंथेसिस करा दिए, और हमने आपको मैक्सिमम रूल्स भी बताने की कोशिश की कि जो है सिंथेसिस के जो भी जो है नियम हो सकते थे, सभी नियम को हमने बताने की कोशिश की। और जो बच्चे पढ़े होंगे उन बच्चों को तो बिल्कुल आसान सी इजी सी क्लास लगी होगी। हाँ, जो बच्चे एकदम पूरी तरह से अभी नहीं पढ़े हुए थे उन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा होगा, लैंग्वेज में भी थोड़ा सा टफ लगी होगी कि कौन से शब्द कहां पर यूज कर रहे हैं, क्या क्या कौन सी चीजें होती हैं। तो भैया आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप इन 15 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो समझ जाइए 2 नंबर पक्के हैं, कोई काट नहीं सकता है। तो भैया आज की क्लास हो गई, ये डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर आज जो है सुबह की दोनों क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। एक 7 बजे क्लास चली हुई थी, एक आपकी एक क्लास चली हुई थी, तो सुबह की आज की दोनों क्लास डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर हो गई। अब अगली क्लास शाम को होगी 4 बजे, जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल पे होगी। उसके बाद जो है आपकी 6 बजे सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे होगी क्लास। तो इन चैनलों इन तीनों यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग यहां से भी जुड़ जाइएगा। सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको दिन रात करके एक करके मेहनत करना होगा, और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।